गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस विषय पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है आपको एक वीडियो में पहले भी समझा चुका हूं, तो जो क्वेश्चन आज आपको समझाया जाएगा सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में क्षेत्रीयवाद की समस्या के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही उत्तर लिखना है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। जब से भारत देश आजाद हुआ उसे जो है बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रीयवाद की भावना उनमें से एक है। जो भी प्रॉब्लम भारत के सामने आई है आजाद होने के बाद, उनमें क्षेत्रीयवाद की जो है प्रॉब्लम एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। क्षेत्रीयवाद की संकीर्ण भावना ने भारत के विकास को प्रभावित किया। जो क्षेत्रीयवाद की जो तुच्छ भावना है उसने जो है भारत के विकास को, डेवलपमेंट को काफी प्रभावित किया है। यही नहीं, इस समस्या ने भारत के एकीकरण को भी प्रभावित किया। इतना ही नहीं, इस क्षेत्रीयवाद की भावना ने जो भारत के एकीकरण यानी भारत की एकता को भी प्रभावित किया है। यदि क्षेत्रीयवाद की भावना इसी प्रकार से बढ़ती रही तो एक दिन भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्षेत्रीयवाद की भावना इसी तरह जो है घर करती रही, इसी तरह बढ़ती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और यहाँ पर से लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। और जो वर्तमान के अंदर लोकतंत्र स्थापित है हमारा देश, अगर क्षेत्रीयवाद की भावना इसी तरह बढ़ती रही तो लोकतंत्र के समाप्त होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। अतः इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाए जाने अति आवश्यक है। समय रहते हुए इस क्षेत्रीयवाद की भावना को दूर करने के लिए जो है कुछ उपाय करना बहुत ही जरूरी है। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम, यानी क्षेत्रीयवाद की भावना से क्या बुरे परिणाम निकलते हैं। क्षेत्रीयवाद की भावना ने न केवल भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांटा है, बल्कि आज भारत ने क्षेत्रों में विभाजित होने के कगार पर है। यानी क्षेत्रीयवाद की भावना से जो भारत पहले एक था उसे जो है दो भागों के अंदर बांट दिया। इतना ही नहीं, आज अगर इसी तरह क्षेत्रीयवाद की भावना बढ़ती रही तो भारत जो है अनेक भागों के अंदर जो है विभाजित होने के कगार पर, यानी अनेक भागों में विभाजित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र के लोग अन्य क्षेत्रों पर अपनी श्रेष्ठता कायम करने पर उतारू है। हर क्षेत्र के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोगों से जो है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम निम्नलिखित है। क्षेत्रवाद की भावना से जो दुष्परिणाम सामने आते हैं वे इस प्रकार से हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। क्षेत्रीय संकीर्णता के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष और तनाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो जो ये क्षेत्रीयवाद की संकीर्ण भावना है, इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जो आर्थिक एवं राजनीतिक जो है संघर्ष और तनाव जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो आपस में बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान देता। इसका मुख्य रीजन यह है कि हर क्षेत्र के लोग जो अपने स्वार्थों को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने हितों को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे यह चिंता नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि इस बात से जो है दूसरे क्षेत्र के लोगों को कितना जो है मतलब नुकसान पहुंच सकता है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के संबंधों में बढ़ती खाई, यानी क्षेत्रीयवाद की वजह से जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो आपस में मतलब तनाव की खाई जो है गहरी होती चली जाती है। क्षेत्रीयता के संकीर्ण स्वार्थ के कारण विभिन्न राज्यों एवं केंद्रों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा, यानी क्षेत्रीयवाद की भावना की वजह से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आपसी तनाव बढ़ा है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, उद्योगपति या राजनीतिक अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं। हर क्षेत्र के जो हित समूह है, वे जो क्षेत्रीय नेतागण है, उद्योगपति है या राजनीतिज्ञ है, वे अपने अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। केंद्र द्वारा किसी भी क्षेत्र की थोड़ी सी उपेक्षा करना या किसी को विशेष महत्व देना एक विवाद का रूप धारण कर लेता। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य को विशेष महत्व दे दिया जाता है या किसी राज्य को इग्नोर कर दिया जाता है, तो इससे क्या है कि मतलब
विरोध की भावना जो है विवाद का जो है विषय सामने हो जाता है, विवाद का रूप धारण कर लेता है। अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद के चलते केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। तो ये क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने से क्या कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अच्छे संबंध होने चाहिए वे संबंध जो है लगातार खराब होते जा रहे हैं। स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। स्वार्थी राजनीतिज्ञ नेतृत्व कई बार अपने निजी हितों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय हितों का ख्याल किए बिना लोगों की भावनाओं को भाषाई या केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को आधार मानकर भड़काने का कार्य करते हैं। तो जो स्वार्थी लोग हैं जिसके अंदर स्वार्थ अपने क्षेत्र के स्वार्थ की वजह से जो है वे केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है जन साधारण को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जहां लोगों में पारस्परिक द्वेष भावना पैदा होती है, जिसकी वजह से एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों से जो आपस में द्वेष भावना पैदा हो जाती है, वहां सरकार एवं व्यक्तियों के बीच भी अविश्वास पैदा हो जाता है। इसकी वजह से जो सरकार आपस के अंदर सरकारों के बीच लोगों के बीच अविश्वास की भावना पनपती है। अलगाववाद की भावना। क्षेत्रवाद की भावना ने अलगाववाद की भावना को जन्म दिया है। तो क्षेत्रवाद की वजह से जो है बहुत से क्षेत्र जो अपने क्षेत्र को अलग जो है मतलब क्षेत्रवाद की वजह से जो अपने अलगाववाद को जो है महत्व देने लगे हैं, जिसके कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसकी वजह से भारत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता है। अलगाववाद की भावना विशेषकर जब सीमा प्रांतों से उभरती है तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक होती है। जो अलगाववाद की भावना अलग अपना क्षेत्र बनाने की जो भावना से जो है विद्रोह किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, जब ये किसी देश की सीमाओं के आसपास होता है राज्य के अंदर, तो इससे जो है देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। असंतुलित आर्थिक विकास। क्षेत्रवाद की भावना ने असंतुलित विकास को भी जन्म दिया, यानी क्षेत्रवाद की भावना होने से देश का जो है आर्थिक असंतुलन हुआ है। जो देश का विकास होना चाहिए वो आर्थिक रूप से सही संतुलन के अंदर नहीं हुआ है। क्षेत्रवाद के चलते कुछ क्षेत्रों को अधिक आर्थिक सहायता मिल जाने के कारण वहां आर्थिक विकास हो जाता है। क्षेत्रवाद की भावना जब चल रही है तो कई बार क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो किसी क्षेत्र को विशेष महत्व देती है, उसको विशेष महत्व देने की वजह से जो है वहां के अंदर जो है उस क्षेत्र का ज्यादा विकास हो जाता है, जबकि कुछ क्षेत्र आर्थिक विकास से वंचित रह जाते हैं और दूसरी तरफ जो दूसरे क्षेत्र है उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। यह असंतुलित आर्थिक विकास देश के लिए अहितकारी है। तो इस प्रकार का जो है संतुलित विकास है, किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा, किसी क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ, तो जो है देश के लिए जो है ये हानिकारक है। राजनीतिक अवसरवादिता। क्षेत्रवाद के कारण राजनीतिक अवसरवादिता भी पनपती है, यानी क्षेत्रवाद की भावना की वजह से जो राजनीतिक अवसरवादिता यानी कि राजनीति के अंदर जो अवसर का फायदा उठा के मौके का फायदा उठा के जो है राजनीति में बदलाव करना, ये भी जो है गलत है। क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं सत्ता की प्राप्ति के लिए जो है पार्टियां चेंज करने में जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। राजनीतिक दल या नेता सत्ता लोलुप होते हैं। राजनीतिक दल भी नेता भी जो है सत्ता के लोभी होते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका प्रथम व अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दलों का जो पहला उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना होता है, जिसके लिए वे राजनीतिक सिद्धांतों को बलि देते हैं, जिसके लिए वे अपने सिद्धांतों को जो है कोई महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें जो है मेन जो है सत्ता प्राप्ति को महत्व दिया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता कि यदि क्षेत्रवाद की भावना इसी प्रकार बढ़ती रही तो ऊपर दिए गए जो विवरण है उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर क्षेत्रवाद की भावना इसी प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो वो लंबा समय नहीं है जब भारत जो दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की संभावना हो जाएगी और फिर से यहाँ अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा, फिर से जो है यहाँ पर तानाशाही राज्य स्थापित होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के सुझाव। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की भावना ने जो हमारे भारत को बहुत कमजोर बनाते, इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय भी हैं। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान करने हेतु उपाय सुझाए जा सकते हैं, यानी कि क्षेत्रवाद की जो समस्या उसको दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए जो इस प्रकार है। सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास। केंद्र सरकार को राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने की नीति अपनाकर राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए, यानी केंद्र सरकार का भी यह दायित्व बनता कि जितने भी क्षेत्र है, जितने भी राज्य हैं, उनका जो है समान विकास किया जाए।
जिसकी वजह से जो है उनकी स्वतंत्रता का सम्मान हो। पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन क्षेत्रों का जो है विकास किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्रवाद की भावना को पनपना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर सरकार हमारी जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, अगर वहां डेवलपमेंट कराएगी तो वे लोग जो विद्रोह वगैरह नहीं करेंगे, जिससे जो क्षेत्रवाद की भावना कुछ कम होने की संभावना बढ़ेगी। सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा। सरकार को राष्ट्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व जो है सरकार का है। इस दृष्टि से उसे जहां अल्पसंख्यक समुदाय के मन में विश्वास की भावना जगाना आवश्यक है। इसलिए जो इनकी जनसंख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, उनके मन के अंदर भी जो है यह विश्वास जगाना जरूरी है कि उन्हें विकास और प्रगति के समान अवसर प्राप्त होंगे, उन्हें भी जो विकास के प्रगति के जो है बराबर के मौके मिलेंगे। वहीं उनके साथ विशेष व्यवहार करके तुष्टीकरण की नीति को अपनाना भी राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। अगर मान लीजिए उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान न दिया जाए, तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई जाए, अगर यह प्रक्रिया रहती है तो इससे जो है मतलब घातक परिणाम होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः सरकार को इस विषय में विशेष जागरूकता दिखानी जरूरी है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि देश की जनसंख्या चाहे किसी भी धर्म से संबंधित है, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, जनसंख्या कम है ज्यादा है, सभी के विकास के लिए जो है समान अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे क्षेत्रवाद की भावना को कम किया जा सके। शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार। धार्मिक और क्षेत्रीय नामों को लेकर चलने वाली संस्थाओं को बंद किया जाना चाहिए। जो धार्मिक और क्षेत्रीय नामों को लेकर चलने वाली संस्थाएं, यानी धर्म के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को लेकर चलने वाली संस्थाएं हैं, उनको जो है बंद किया जाना चाहिए। लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता विकसित की जाए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे सभी लोगों के मन के अंदर जो है एक दूसरे के धर्म के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। कानूनी तौर पर भी धर्मांधता को समाप्त करने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी रूप से भी जो है धर्म की जो कट्टरता है उसको समाप्त करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में जो कर्मचारी धर्म के आधार पर पक्षपात करते हुए पाए जाए उन्हें कठोर दंड दिया जाए। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है वे भी अगर किसी के साथ क्षेत्रवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर पक्षपात करते हैं तो उन्हें जो है कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। इससे जो है क्षेत्रवाद की भावना कुछ कम हो सकती है। शिक्षा प्रणाली में सुधार। राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल है। तो अगर देश के अंदर एकता स्थापित करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जिससे हमारे देश की जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल जो हमारी शिक्षा प्रणाली को बनाया जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम ऐसे हो, यानी कि 12वीं लेवल पर, 10वीं लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ऐसे पाठ्यक्रम हो जो विद्यार्थियों में यह चेतना पैदा कर सके कि वे सबसे पहले भारतीय, यानी पाठ्यक्रम ऐसे लगाए जाने चाहिए जिससे लोगों के मन के अंदर ये भावना आए कि वो सबसे पहले जो है भारतीय है और बाद में कुछ और, बाद में किसी राज्य का या किसी जिले का है। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे छात्रों में धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास हो और पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे उनके मन के अंदर धर्म के प्रति जो है भेदभाव की भावना न पनपे। इतिहास की ऐसी पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो। तो इतिहास की इस प्रकार की पुस्तकें लगानी चाहिए जिससे लोगों के मन के अंदर जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो, देश के प्रति जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो। निष्कर्ष, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि क्षेत्रीयता तथा प्रांतीयता की भावना राष्ट्रीय हितों से टकराती है। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जो क्षेत्रीय भावना है, प्रांत की भावनाएं है, वो राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जो है टकराती है, विरोधी होती है तथा देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। क्षेत्रीयवाद की भावना हमारे देश के लिए एकता, हमारे देश की एकता के लिए जो खतरा पैदा कर सकती है। आज भी क्षेत्रीयता की समस्या मुंह खोले खड़ी, आज भी हमारे सामने जो क्षेत्रवाद की समस्या है मुंह खोले खड़ी, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है तथा देश की भारतीयता का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर राष्ट्र हितों की ओर विशेष ध्यान दे। इसलिए प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है, हमारे हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो जो है
जो अपनी संकीर्ण जो क्षेत्रीयवाद की भावना है उसको छोड़ के राष्ट्र के हितों की तरफ विशेष ध्यान दे, राष्ट्र के हित को ज्यादा महत्व दे। क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्र को बहुत कमजोर बनाती है। क्षेत्रवाद की भावना जो अपने देश को कमजोर बनाएगी, अपने देश को कमजोर बनाने की ओर ले जाएगी तथा उस राष्ट्र की साख विश्व की राजनीति में कमजोर पड़ जाती है। जिस देश के अंदर समय समय पर क्षेत्रवाद की भावना को लेकर विद्रोह होते रहते हैं, उस देश की जो है साख वर्ल्ड के अंदर कमजोर हो जाती है। विश्व की राजनीति में भारत एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए जिससे संसार के राजनीति के अंदर जो है भारत का एक अच्छा स्थान हो। इसके लिए सभी भारतीयों को प्रेम और शांति के साथ रहना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें सबसे पहले जो सभी भारतीय लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, प्रेम के साथ, शांति के साथ, सद्भावना के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा देश के अंदर जो है वर्ल्ड की राजनीति के अंदर हमारा देश और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। इसलिए हम सभी भारतीयों को जो है क्षेत्रीयवाद की भावनाओं को त्याग कर राष्ट्रीय भावनाओं को जो है मन में सजोना चाहिए और सबसे पहले जो है हम भारत के नागरिक है ऐसा जो है सोचना चाहिए। तो बेटा आज आपके सामने जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है। यह क्वेश्चन सभी बच्चों ने अच्छी तरह सुनना है, याद करना है। धन्यवाद।